नमस्कार दोस्तों मैं जशवंत मेहता और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना यानी जो हमारा संविधान है उस संविधान का निचोड़, हमारे संविधान का निष्कर्ष, जो आपका पूरा का पूरा संविधान है, उस संविधान के जितने भी आदर्श हैं, जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, जो सभी आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो जिस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करें कि प्रस्तावना है क्या, किसके द्वारा तैयार की गई, कब तैयार की गई, उन सभी पहलुओं पर यदि हम चर्चा करें तो हमारे सामने एक नाम आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 के दिन एक प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के बना है दोस्तों प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को आगे चल के बनाया गया है संविधान की प्रस्तावना। मेरे कहने का मतलब यह है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर यानी 26 नवंबर 1949 को इसे बनाया गया संविधान की प्रस्तावना। अब दोस्तों, चाहे आप इसे उद्देश्य प्रस्ताव कहें, चाहे आप इसे प्रस्तावना कहें, बात तो एक ही है, दोनों एक के ही नाम है। आप इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कह सकते हैं, आप इसे प्रस्तावना भी कह सकते हैं, क्योंकि जब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया तो उस समय उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से प्रेजेंट किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से प्रेजेंट किया गया। जबकि वर्तमान की हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को इसका जो नाम बदलकर कर दिया गया, वो नाम बदलकर प्रस्तावना कर दिया गया। सबसे पहली बात मेरे सामने ये आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना है क्या, किसे कहेंगे आप उद्देश्य प्रस्ताव, किसे कहेंगे आप प्रस्तावना। तो देखिए, काफ़ी सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी पुस्तक लिखना चाहे, कोई भी किताब लिखना चाहे, तो वो किताब को लिखने से पहले ये बताता है कि इस पुस्तक की रचना करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। वो आपको ये बताएगा कि इस पुस्तक की रचना करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने अगर कंपटीशन एग्जाम की कोई भी किताब लिखी, तो मैं उसके पहले ही पेज पर ये बात लिख के दूंगा कि इस पुस्तक की रचना करने का मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है, उन्हें परीक्षा में सफलता दिलवाना मेरा उद्देश्य है। इस प्रकार के जो उद्देश्य बताए जाते हैं किसी भी पुस्तक की रचना के पीछे या किसी भी कार्य के पीछे, जो उद्देश्य बताए जाते हैं उसी को बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। यहाँ हमें हमारे संविधान की रचना करनी थी, हमें हमारे संविधान का निर्माण करना था। तो संविधान का निर्माण करने से पहले नेहरू जी के द्वारा यह बताया गया कि हमारा संविधान निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या है, हम संविधान की रचना क्यों कर रहे हैं, हम संविधान का निर्माण क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव और बाद में उसी को आगे चलकर कहा गया प्रस्तावना। यदि आपने कभी भी प्रस्तावना पढ़ी है तो उसमें एक वर्ड आएगा आपके सामने कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, वहां दोस्तों आपके सामने ये शब्द आता है के लिए। यहीं से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, प्रस्तावना क्या है। नेहरू जी ने बताया कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, भारत को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, भारत को गणराज्य बनाने के लिए संविधान का निर्माण कर रहे हैं। यानी संविधान का निर्माण करने के पीछे हमारे उद्देश्य क्या हैं। हमारे उद्देश्य है कि हम भारत को एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं, हम भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, हम भारत को एक रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते हैं। यानी भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाना, भारत को लोकतांत्रिक बनाना, भारत को गणराज्य बनाना। क्योंकि आपको पता है कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो संविधान लागू होने से पहले भारत ना एक रिपब्लिक कंट्री था, ना एक सॉवरेन कंट्री था और ना ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। तो भारत को लोकतांत्रिक बनाना, भारत को गणराज्य बनाना, भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाना, ये हमारे संविधान की रचना करने के उद्देश्य थे, जिन्हें बताया गया नेहरू जी के द्वारा। तो उस समय इसे नाम दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव और आगे चल के इसे कहा गया प्रस्तावना। अब आपसे यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि संविधान निर्माण के जो उद्देश्य हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका होगा
कि संविधान निर्माण के उद्देश्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, और वहां पर फिर जो आपके सामने ऑप्शन डाले जाएंगे, एक ऑप्शन आपके सामने डाल दिया गया प्रस्तावना में कि संविधान निर्माण के उद्देश्य आपको प्रस्तावना में मिलते हैं, एक ऑप्शन डाल दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स में यानी मौलिक अधिकारों में मिलते हैं, एक ऑप्शन आपके सामने डाल दिया गया कि डीपीएसपी में मिलते हैं, एक ऑप्शन आपके सामने डाल दिया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलते हैं। इस प्रकार के 4 ऑप्शन बना दिए गए। आपसे पूछा गया कि बताइए संविधान निर्माण के उद्देश्य कहाँ देखने को मिलेंगे, प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे, मौलिक अधिकारों में मिलेंगे, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलेंगे, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों में मिलेंगे। तो अभी मैंने बताया कि प्रस्तावना क्या चीज़ है। प्रस्तावना वो है जो संविधान निर्माण के उद्देश्यों को बताती है कि संविधान का निर्माण करने के पीछे हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो संविधान निर्माण के जो आपको उद्देश्य देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों प्रस्तावना में। आपका राइट जो आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तावना। तो यहाँ अभी मैंने केवल आपको इतना बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना क्या है। जब हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा था तो संविधान निर्माण करने से पहले नेहरू जी के द्वारा ये बताया गया कि संविधान का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या होंगे, क्यों हम अपने संविधान की रचना करेंगे, क्यों हम हमारा संविधान बनाएंगे, उसी को कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव या उसी को कहा गया प्रस्तावना। तो इतनी बातें दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना क्या है। अगले पॉइंट पे यदि मैं आपसे बात करूं तो देखो प्रस्तावना के टॉपिक से कहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक एक पॉइंट पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि प्रस्तावना के टॉपिक से आपसे कहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो जो आपकी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में दोस्तों 11 सूत्र हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। 11 के 11 सूत्र आपको पढ़ने हैं। एक हमारी प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक विवाद हुए, उन विवादों की हमें बात करनी है। एक हमारी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना पर कौन कौन से देश का प्रभाव है, यानी प्रस्तावना पर विदेशी प्रभाव क्या क्या है। और एक प्रस्तावना को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है, तो प्रस्तावना के विभिन्न नाम क्या हैं, कौन से विद्वान ने प्रस्तावना को क्या नाम दिया, किस विद्वान ने प्रस्तावना को किस नाम से पुकारा, उन सभी पहलुओं पे आज हमें चर्चा करनी है। तो ये 4 चीजें आपको मुख्य रूप से प्रस्तावना के टॉपिक में पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना में जो 11 सूत्र हैं उन 11 सूत्रों को लेकर। ये प्रस्तावना में 11 सूत्र कौन कौन से हैं, और यदि यहाँ 11 सूत्रों की दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि इन सूत्रों को लेकर आपसे एग्जाम में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सूत्रों को लेकर 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तरीका तो इनके क्रम का पूछा जाता है। मैंने कहा कि प्रस्तावना में 11 सूत्र हैं, इन 11 में से कोई भी 4 या 5 सूत्र उठाए जाते हैं। जो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन में यही 4-5 सूत्र मिलेंगे, लेकिन आगे पीछे मिलेंगे। इनका क्रम चेंज कर दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए प्रस्तावना में इन शब्दों का सही क्रम में क्या है। तो जो 11 शब्द हैं, जो 11 सूत्र हैं, एक तो आपको इन 11 के 11 सूत्रों का क्रम याद होना चाहिए, 11 के 11 शब्दों का क्रम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही काम कर लें कि इन 11 शब्दों का क्रम याद कर लेते हैं कि 11 शब्द आपके सामने प्रस्तावना में कौन कौन से आते हैं। देखिए मैं आपको क्रम याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरे साथ साथ क्रम याद करेंगे कि इनका सही क्रम क्या होगा। 11 सूत्रों का किस तरीके से याद करें, देखो आप याद करें सो एस डी आर। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा हुआ होता है। याद करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा ले रहा हूँ, आपको इंग्लिश में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 शब्द मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, सो एच डी आर। क्या मतलब है इनका? सो का मतलब क्या होगा, दूसरे सो का मतलब क्या होगा, एस का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप इन्हें इसी क्रम में याद रखेंगे कि सो एच डी आर। 5 शब्द बड़ी आसानी से याद हो गए। अगले 6 कौन से? देखिए अगले 6 होंगे JLEUIF। सो एच डी आर JLEUIF। अब इनका क्या क्या मतलब है वो देखिए। सबसे पहला जो सो आपके सामने आया, इस सबसे पहले सो का मतलब होगा सोवरेन, सोवरेन जिसे आप हिंदी में कहेंगे संप्रभु, संप्रभु या प्रभुता संपन्न। दूसरे सो का मतलब होगा सोशलिस्ट, दूसरे सो का मतलब होगा सोशलिस्ट, हिंदी में आप इसे कहेंगे समाजवादी। एस का मतलब होगा दोस्तों सेकुलर, हिंदी में आप इसे कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। डी का मतलब होगा डेमोक्रेटिक, हिंदी में आप इसे कहेंगे लोकतांत्रिक। आर का मतलब होगा दोस्तों रिपब्लिक, हिंदी में आप इसे कहेंगे गणराज्य। ये शुरुआती 5 शब्द आपके सामने।
और मैंने कहा कि इनके क्रम को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जो शुरुआती 5 शब्द हैं इनको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर बार बार ये रिपीट होते हैं कि इन्हीं 5 शब्दों को आगे पीछे करके यही 5 शब्द चारों ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन आगे पीछे मिलेंगे और पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में इन शब्दों का सही क्रम क्या है। तो आपको याद रखना है कि SOSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगले 6 शब्दों में अगर मैं बात करता हूं तो अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है जे से बनेगा जस्टिस, हिंदी में आप इसे कह देंगे न्याय। एल मीन्स लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। ए मीन्स इक्वलिटी यानी समानता। यू मीन्स यूनिटी यानी एकता। आई मीन्स इंटेग्रिटी यानी अखंडता। और एफ मीन्स फ्रैटर्निटी, एफ मीन्स फ्रैटर्निटी यानी बंधुता। ये दोस्तों आपके सामने 11 शब्द हैं। SOSDR JLEUIF, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड फ्रैटर्निटी। इन 11 शब्दों को आपको बाई सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहला प्रश्न इनके सीक्वेंस को लेकर पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे यदि हम बात करें कि प्रश्न कहाँ से पूछेगा, तो एक एक शब्द के मीनिंग पर हम बात करते हैं। देखिए कहाँ से प्रश्न बनते हुए चलेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है, वो सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है दोस्तों सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है, संप्रभु का मतलब क्या है। सीधे से शब्दों में यदि मैं आपसे बात करूं तो एक ऐसा कोई भी देश जिस देश का शासन उसी देश के लोगों द्वारा किया जाए वो कहलाएगा संप्रभु, वो कहलाएगा प्रभुत्व संपन्न, वो कहलाएगा एक सॉवरेन कंट्री। एक सॉवरेन कंट्री का मतलब एक प्रभुत्व संपन्न देश का मतलब कि किसी भी बाहरी देश का, किसी भी दूसरे देश का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। उस देश का शासन उसी देश के लोगों के द्वारा किया जाएगा, वो कहलाएगा संप्रभु। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए व्हेन इंडिया बिकेम ए सॉवरेन कंट्री। जो इंडिया है वो एक सॉवरेन कंट्री कब बना, वो एक प्रभुत्व संपन्न देश कब बना। तो आपको ये पता होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले भले ही देश हमारा भारत था, लेकिन इस पर जो शासन किया जा रहा था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था। यानी 26 जनवरी 1950 से पहले हमारा देश संप्रभु नहीं था। हमारा देश संप्रभु उस दिन बना जिस दिन हमारे देश का शासन हमारे ही देश के लोगों द्वारा किया जाने लगा। और हमारे देश का शासन हमारे देश के लोगों द्वारा जो किया जाने लगा वो हमारा संविधान लागू होने के बाद। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश प्रभुत्व संपन्न बन गया था। इस दिन हमारा देश का शासन खुद हमारे देश की जनता के द्वारा किया जाने लगा। किसी भी बाहरी सत्ता का, किसी भी दूसरे देश का कोई इंटरफेयर, कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होगा 26 जनवरी 1950 के बाद। तो सबसे पहला प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि व्हेन इंडिया बिकेम ए सॉवरेन कंट्री, तो आपका जो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश प्रभुत्व संपन्न बन गया था। इसी प्रकार दूसरा जो वर्ड आपके सामने आ रहा है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। सीधा सा क्या मतलब है समाजवाद का मतलब क्या है, ये जब आप आगे चल के डीपीएसपी का टॉपिक पढ़ेंगे तो डीपीएसपी के टॉपिक में आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 39। डीपीएसपी के टॉपिक में एक आर्टिकल आपके सामने आएगा, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में जो एक प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 39 में प्रोविजन आता है इक्वल पे टू इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हिंदी में आप जिसे कह देते हैं समान काम के लिए समान वेतन, कि अगर दो व्यक्ति समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाए। क्यों दिया जाए, वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि आर्टिकल 39 बेसिकली ये बात कहता है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इनकम डिफरेंस को कम करने की कोशिश करेगी, आय की असमानता को कम करने की कोशिश करेगी। समाज में जो आय की असमानता बनी हुई है, एक आदमी है जो कि बहुत ज्यादा कमाता है, बहुत अमीर है, और एक आदमी है जो कि बहुत कम कमाता है, बहुत गरीब है। इनकम के बीच में जो डिफरेंस बना हुआ है, आय के बीच में जो असमानता बनी हुई है, उस इनकम डिफरेंस को कम करने की कोशिश की जाए। और अगर इनकम डिफरेंस को हमें कम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। तो इनकम डिफरेंस को कम करने के लिए प्रोविजन किया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए एक कोई भी किसी भी पोस्ट पर, जैसे अगर हम बात करें कि एक रोडवेज बस है, एक रोडवेज बस का ड्राइवर है और एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, काम तो दोनों ही समान कर रहे हैं, दोनों ही गाड़ी चला रहे हैं, दोनों ही बस चला रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों की पेमेंट में अंतर है।
तो अगर दोनों की पेमेंट बराबर कर दी जाए, क्योंकि काम दोनों समान कर रहे हैं, तो जो इनकम डिफरेंस है वो इनकम डिफरेंस खत्म हो जाएगा। वो जो आय की असमानता बनी हुई है वो आय की असमानता खत्म हो जाएगी। इसलिए आर्टिकल 39 में ये प्रोविजन किया गया है कि एक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं समाजवाद का कंसेप्ट। सीधा सा इसका मतलब ये निकल के आता है कि राज्य सरकार ऐसे प्रयास करेगी जिससे समाज में आय की असमानता को कम किया जा सके, इनकम इनइक्वालिटी जो है, जो इनकम डिफरेंस जो है, उनको खत्म किया जा सके, उनको कम किया जा सके। ये आपका दूसरा वर्ड था समाजवाद। तीसरे वर्ड पे आए। तीसरा वर्ड आपको क्या कह रहा है? तीसरा वर्ड आपके सामने आया सेकुलर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए वाई इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, जो हमारा देश है वो एक सेकुलर कंट्री क्यों है? भारत एक प्रभुत्व है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है, सेकुलर कंट्री क्यों है? तो देखिए सीधे से तौर पे यदि हम बात करें, यहाँ पर आपके सामने जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड आ रहा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी हमें हर एक धर्म से निरपेक्ष रहना है। ना हमें किसी धर्म के फेवर में बोलना है, ना हमें किसी भी धर्म के अगेंस्ट बोलना है, ना हमें किसी धर्म का समर्थन करना है, ना हमें किसी धर्म का विरोध करना है। हमें हर एक धर्म से निरपेक्ष रहना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूं, तो भारत में बहुत सारे पक्षी हैं, और बहुत सारे पक्षियों में से हमने एक पक्षी को सिलेक्ट किया, हमने मोर को चुना, और मोर को हमने राष्ट्रीय पक्षी बनाकर, अब जैसे उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, तो राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा देने के बाद अन्य पक्षियों की तुलना में मोर को विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे बहुत सारे पशुओं में से हमने बाघ को चुना, और बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में उसे विशेष महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार आपने बहुत सारे पशुओं में से, बहुत सारे पक्षियों में से किसी एक को नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया, किसी भी एक को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया, उसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता ये बात कहती है कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उनमें से किसी भी एक धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। किसी भी एक धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हमने किसी भी एक धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया, तो राष्ट्रीय धर्म होने के नाते उसे हमें विशेष महत्व देना होगा, उसका विशेष सम्मान करना होगा। जबकि धर्मनिरपेक्षता ये बात कहती है कि हमें हर एक धर्म से निरपेक्ष रहना है, ना हमें किसी धर्म के फेवर में जाना है, ना हमें किसी भी धर्म के अगेंस्ट जाना है। तो धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें हर एक धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, सभी का समान रूप से आदर करना है, सभी को समान रूप से महत्व देना है। ना किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व दिया जाएगा, ना किसी भी एक धर्म का विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाएगा, सभी धर्मों को विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भाई इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है, तो सीधा सा मतलब ये निकल के आएगा बिकॉज देयर इज नो एनी नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत एक सेकुलर कंट्री क्यों है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों का समान महत्व है, सभी धर्मों को समान रूप से आदर दिया जाता है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। ये आपके सामने वर्ड था सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता। क्या मतलब है इसका? अगला वर्ड आपके सामने जो आ रहा है, अगला वर्ड आपके सामने आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बचपन से पढ़ते आने, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। नेक्स्ट जो आपके सामने वर्ड आया रिपब्लिक, एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत एक गणराज्य क्यों है, वाई इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, गणराज्य क्यों है? देखिए, गणराज्य का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक ऐसी कोई भी कंट्री, एक ऐसा कोई भी देश जिस देश का राष्ट्रपति वंशक्रम के अनुसार नहीं होता बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। मैंने कहा एक ऐसा कोई भी देश जिस देश का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति तो क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष, क्योंकि किसी देश में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति है तो किसी देश में प्रधानमंत्री है, तो सीधा सा मैं कह सकता हूँ कि किसी भी देश का अध्यक्ष, किसी भी देश का राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है। तो अगर भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में गणराज्य का मतलब ये निकलेगा कि जिस देश का राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति वंश क्रम से नहीं होता, बाय डिसेंट नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी को गणराज्य कहा जाएगा। गणराज्य का मतलब एक ऐसा देश जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है, जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशक्रम के अनुसार नहीं होता, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी को बोला जाता है गणराज्य। और अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत एक गणराज्य क्यों है, तो फिर आपका सीधा सा जो आंसर निकल के आएगा कि भारत एक गणराज्य इसलिए है क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, वो वंशक्रम के अनुसार नहीं होता है। तो ध्यान रखें कि अगर कभी पूछा जाता है कि वाई इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री
या फिर वाई इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, तो दोनों आपको बता दिए हैं। जब भी पूछा जाए कि वाई इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री तो आपका आंसर होगा बिकॉज देयर इज नो एनी नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया। और जब भी आपसे ये पूछा जाए कि वाई इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री तो फिर आपका आंसर होगा बिकॉज इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक नॉट बाय हेरिडिटी। जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है, वो बाय हेरिडिटी नहीं होता, वो बाय डिसेंट नहीं होता, वंशक्रम के अनुसार नहीं होता है। ये मैंने आपसे शुरुआती 5 शब्दों के बारे में बात कही है। तो एसडीआर, सोवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है और रिपब्लिक का मतलब क्या है। अगला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है वो अगला वर्ड आपके सामने आता है जस्टिस। इट मीन्स न्याय। यहां देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आएंगी न्याय को लेकर। क्या क्या बातें आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात, एक बहुत प्रसिद्ध कथन संविधान के बारे में कि हमारा जो संविधान है तो हमारा संविधान एक ऐसी गुदड़ी है जिसमें अनेक देशों के चिथड़े लगे हुए हैं। अगर आप इस बात का मतलब समझ गए हो तो, कि हमारा संविधान एक ऐसी गुदड़ी है जिसमें अनेक देशों के चिथड़े लगे हुए हैं, यानी हमारे संविधान पर विदेशों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विदेशों का प्रभाव है। अलग अलग देशों से हमने हमारे संविधान में बहुत ज्यादा मैटर कॉपी किया हुआ है। तो सबसे पहली न्याय को लेकर आपसे ये बात पूछी जाती है कि बताइए जो न्याय का प्रावधान है वो न्याय का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रोविजन ऑफ जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। जो रशिया की क्रांति थी, जो रूस की क्रांति थी, उस रूस की क्रांति से न्याय का प्रावधान लिया गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप ये याद करेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार का न्याय आता है। तो दोस्तों हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। तीसरी बात कि कौन कौन से 3 प्रकार का न्याय है। जो 3 प्रकार का न्याय है तो वो कौन कौन से 3 प्रकार का न्याय है। तो यहां ध्यान दीजिए 3 प्रकार का जो न्याय है जिसमें एक आपके सामने आएगा सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, एक आपके सामने आता है पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय, और एक आपके सामने आता है इकोनॉमिकल जस्टिस यानी आर्थिक न्याय। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कौन से न्याय का वर्णन नहीं है। 3 ऑप्शन ये होंगे, चौथा एक कोई भी ऑप्शन डाल दिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर चौथा ऑप्शन आपके सामने डाल दिया गया धार्मिक न्याय। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रस्तावना में कौन से न्याय का वर्णन नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा धार्मिक न्याय। कि हमारी प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं है। और आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में कहीं पर भी आपको रिलीजियस जस्टिस नहीं मिलेगा। हमारे संविधान में कहीं पर भी आपको धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं मिलेगा। हाँ, रिलीजियस फ्रीडम जरूर मिलेगी, धार्मिक स्वतंत्रता जरूर मिल जाएगी, लेकिन धार्मिक न्याय का कहीं जिक्र नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो न्याय का प्रावधान है वो रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। और 3 प्रकार का कौन कौन सा है। तो आप लोग कहेंगे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान जो प्रस्तावना में किया गया है। अगली बात समझे। देखिए ये हो गई जस्टिस को लेकर बातें। इसके बाद यदि हम बात करें लिबर्टी, स्वतंत्रता को लेकर, तो स्वतंत्रता में आपको एक बात याद करनी है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता आती है। तो दोस्तों हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी। तो सबसे पहली, और इनको बाय ऑर्डर याद रखना, क्रम के अनुसार याद रखना, सबसे पहले विचारों की स्वतंत्रता आती है। विचारों के बाद दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी जो आती है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथे नंबर पर आती है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता, और 5वें नंबर पर आती है उपासना की स्वतंत्रता। इसी क्रम में आपको ये 5 शब्द याद रखने हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अगला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है स्वतंत्रता के बाद, इक्वलिटी, समानता। ये आपको पता ही है कि भारत में अनेकता, भारत में समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यूनिटी मतलब अनेकता में एकता, इंटीग्रिटी यानी अखंडता। भारत जो है वो एक अखंड राज्य होगा। भारत के राज्यों का फिर भी विभाजन किया जा सकता है, लेकिन भारत देश का विभाजन नहीं किया जा सकता। भारत देश होगा वो अखंड होगा। और बंधुता कि हमें आपस में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। ये दोस्तों हमारी प्रस्तावना के जो 11 सूत्र हैं उन 11 सूत्रों को लेकर हमने बात की है। मैंने कहा था प्रस्तावना में 4 चीजें आपको बेसिकली पढ़ लेनी चाहिए। प्रस्तावना के 11 सूत्र कौन कौन से हैं, प्रस्तावना को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस हुए हैं, प्रस्तावना को क्या क्या नाम से जाना जाता है और प्रस्तावना पे कौन कौन से देशों का प्रभाव है। तो एक टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं प्रस्तावना के 11 सूत्रों पर।
अब 11 सूत्रों के बाद में हम बात करें कि प्रस्तावना को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस हुए। अगला जो आपका पॉइंट है, प्रस्तावना को लेकर कौन कौन से केस हुए हैं, चलिए अब उस पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट, प्रस्तावना से संबंधित विवाद। देखिए, प्रस्तावना से संबंधित विवाद, कि प्रस्तावना को लेकर कौन कौन से विवाद हुए हैं। प्रस्तावना को लेकर दोस्तों कुछ एक विवाद हुए, और जो विवाद हुए उन विवादों में सुप्रीम कोर्ट से एक प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया, पहले मैं प्रश्न पे बात कर लूं। प्रश्न पूछा गया कि बताइए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। पूछा गया कि बताइए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इस बात को लेकर दोस्तों 2 बार केस हुए सुप्रीम कोर्ट में, एक हुआ 1960 में और एक हुआ 1973 में। 1960 का जो केस है, 1960 का केस जैसे हम कहते हैं बेरोबारी केस, 1960 का केस बेरोबारी विवाद, और 1973 का केस इंडिया का सबसे फेमस केस, इंडिया का सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती केस। अब समझिए आप इस चीज को, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि बताइए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इज प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या क्या आंसर दिया उसकी मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उससे पहले एक बार आपको ये बता दूं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ये बात पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या जरूरत थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना पड़ा कि बताइए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। देखिए, जो हमारा संविधान है उस संविधान में टोटल आर्टिकल आपको पता होगा 395 अनुच्छेद हैं। यानी हमारा संविधान शुरू हुआ आर्टिकल 1 से तो चला गया आर्टिकल 395 तक। आर्टिकल 1 से हमारा संविधान शुरू हुआ और आर्टिकल 395 तक हमारा संविधान चला गया। यानी ये वाला जो हिस्सा है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना जो होती है वो किसी भी पुस्तक के सबसे पहले पेज पर होती है। यानी संविधान में भी सबसे पहले आपके क्या सामने क्या आएगी, संविधान में सबसे पहले आपके सामने आएगी प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद शुरू होगा आर्टिकल 1। सबसे पहले आएगी प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद शुरू होगा आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को दोस्तों हमने कुल मिलाकर 22 भागों में बांटा हुआ है। ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हमने कुल मिलाकर 22 भागों में बांटा हुआ है। जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग पहला, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग दूसरा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग तीसरा। इस प्रकार 395 जो अनुच्छेद है इनको हमने 22 भागों में बांट दिया। इसी 395 अनुच्छेदों में से एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 368, इन्हीं में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 368। और ये आर्टिकल 368 ये बात कहता है कि जो भारत की संसद है, ये भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में ये कहा गया है कि भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब दोस्तों जो सारा का सारा पेज फंसा हुआ है वो यहाँ पे फंसा हुआ है इस भाग शब्द को लेकर। ये जो यहाँ पर भाग शब्द दिया गया है कि संसद के द्वारा अगर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, अगर संविधान में कहीं भी संशोधन किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट किया जाएगा, तो वो अमेंडमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। और आर्टिकल 368 कहता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अब ये जो सारा का सारा मामला है ये इस भाग शब्द का है, क्योंकि भाग शब्द का मतलब इसके 2 अर्थ निकल के आएंगे। भाग शब्द का एक मतलब ये भी निकल के आएगा कि संविधान के 22 भाग, मैंने कहा कि पूरा का पूरा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, तो भाग शब्द का मतलब एक तो निकल के आ गया संविधान के 22 भाग। तो इसका एक अर्थ आप ये ले सकते हैं कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मतलब इन 22 भागों में से किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगर इस भाग का अर्थ आप 22 भाग निकालेंगे तो 22 भागों में संशोधन किया जाएगा। और ये आपको पता है कि प्रस्तावना किसी भी भाग में नहीं आती है, क्योंकि भाग पहला जो आपके सामने शुरू हो रहा है वो आर्टिकल 1 से शुरू हो रहा है और प्रस्तावना है वो आर्टिकल 1 से पहले है। यानी प्रस्तावना तो किसी भी भाग में नहीं आ रही है। अगर इस भाग का मतलब 22 भाग से निकाला जाएगा तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कहते हैं कि इस भाग का मतलब 22 भाग है तो इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्तावना तो किसी भी भाग में नहीं आती है।
लेकिन अगर इस भाग वर्ग का दूसरा अर्थ आप निकालते हैं, एक पार्ट, एक हिस्सा, इस भाग का दूसरा अर्थ आप निकाल सकते हैं एक हिस्सा, तो हिस्सा का यदि इसका अर्थ निकालेंगे, जैसे अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मैं कहूं कि इसे दो भागों में बांटिए, यानी इसे दो हिस्सों में बांटिए, तो भाग का एक मतलब हिस्सा भी तो होता है। अगर आप इसका अर्थ हिस्सा निकालेंगे तो हिस्सा यानी संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। तो आप ये देखें कि प्रस्तावना भले ही संविधान के 22 भागों में शामिल नहीं है, लेकिन संविधान का एक हिस्सा तो है। अब सारा का सारा पेज यहां पे फंसा हुआ है कि भाग शब्द का मतलब क्या है। भाग शब्द का मतलब यदि 22 भाग है तो मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, और भाग शब्द का मतलब यदि संविधान का हिस्सा है तो इसका मतलब इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और एक बात आप ध्यान रखें कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी लैंग्वेज पर यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसे एक्सप्लेन करने का जो अधिकार दिया गया है, उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार दिया गया है, वो व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अगर संविधान की किसी भी भाषा पर कहीं भी कोई मामला फंसेगा, कहीं कोई पेच फंसेगा, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार, उसको एक्सप्लेन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि बताइए, इस प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? और ये बात हमारे द्वारा दो बार पूछी गई, एक 1960 के बेरुबारी केस में और एक 1973 के केशवानंद भारती केस में। दोनों बार हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि बताइए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आंसर दिया। देखिए, बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसका मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा केस हुआ केशवानंद भारती केस 1973। इस बार सुप्रीम कोर्ट का मूड थोड़ा सा बदला हुआ था। वजह क्या थी कि जो केशवानंद भारती केस है, इस केशवानंद भारती केस का जो फैसला आया था, वो फैसला आया था दोस्तों 25 अप्रैल 1973। केशवानंद भारती केस का जो फैसला आया था वो 25 अप्रैल 1973 को, सॉरी 24 अप्रैल, 25 नहीं है 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया था। और उस समय जो केशवानंद भारती केस के, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते सर्वमित्र सीकरी, SM सीकरी, SM सीकरी उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते। सीकरी साहब रिटायर होने वाले थे 25 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया और सीकरी साहब रिटायर होने वाले थे 25 अप्रैल 1973 को। यानी जैसे कल सीकरी साहब रिटायर होंगे तो आज जाते जाते फैसला देके गए थे। और ये आपको पता है कि अगर कोई भी आदमी रिटायर होगा तो वो चाहेगा कि मैं जाते जाते एक बढ़िया सी पारी खेल के जाऊं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन ही क्यों ना हो या कोई भी व्यक्ति है। जैसे अगर कोई क्रिकेटर भी क्रिकेट से संन्यास लेता है, रिटायर होता है, तो वो ये जरूर चाहता है कि मैं जाते जाते एक बहुत बढ़िया सी पारी खेल के चला जाऊं। यहाँ सीकरी साहब 25 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस का फैसला आया और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि यस, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इस बार हमारे सामने जो फैसला आया वो फैसला ये आया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन हमें दी तो इसके आधार पर 1976 में प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया। 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया एंड दैट वाज 42nd अमेंडमेंट। वो था संविधान का 42वां संशोधन। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संशोधन करवाया गया और इस 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द जोड़ा गया दोस्तों सोशलिस्ट यानी समाजवादी, एक जोड़ा गया सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और एक जोड़ा गया अखंडता इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, तीनों जो वर्ड जोड़े गए हैं ये तीनों बाद में जोड़े गए हैं। अब यहां से आप एक चीज को कनेक्ट कीजिएगा। देखो, अभी मैंने प्रस्तावना के 11 सूत्र आपको बताए थे। यहां पर जो 11 सूत्र हैं इनमें से बेसिकली यदि आप बात करेंगे तो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 8 सूत्र हुआ करते, जबकि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में 11 सूत्र आते हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 सूत्र हुआ करते, जबकि जो हमारा वर्तमान संविधान है उसमें 11 सूत्र हैं, क्योंकि ये तीनों सूत्र बाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट बाद में जोड़ा गया है, सेकुलर बाद में जोड़ा गया है और इंटीग्रिटी बाद में जोड़ा गया है। ये तीनों जो जोड़े गए सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, तो ध्यान रखिए कि दीज वर्ड्स वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। इनको इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
तो ये दोस्तों दो बातें, प्रस्तावना को लेकर कौन कौन से विवाद हुए और प्रस्तावना में 11 सूत्र कौन कौन से हैं। अब एक लास्ट पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं, मात्र 5 मिनट का टॉपिक आपका ये बचा हुआ है। देखिए लास्ट पॉइंट की प्रस्तावना पर कौन कौन से देशों का प्रभाव है। मैंने अभी आपसे कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान एक ऐसी गुदड़ी है जिसमें अलग अलग देशों के चिथड़े लगे हुए हैं। जब पूरे संविधान पर अलग अलग देशों का प्रभाव है तो निश्चित रूप से प्रस्तावना पर भी किसी न किसी देश का प्रभाव रहा होगा। तो देखिए प्रस्तावना पर कौन कौन से देशों का प्रभाव है। प्रस्तावना पर दोस्तों कुछ प्रभाव पड़ता है अमेरिका का, कुछ प्रभाव पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का, प्रस्तावना पर कुछ प्रभाव पड़ता है फ्रांस का, कुछ प्रभाव आता है रूस का। इन 4 अलग अलग देशों का प्रभाव, और इसके अलावा एक संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यानी प्रस्तावना पर अलग अलग 4 देशों का प्रभाव और 4 देशों के साथ साथ एक संस्था का प्रभाव। क्या क्या प्रभाव देखिए, अमेरिका से लिया गया है आइडिया ऑफ प्रियम्बल, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों आइडिया ऑफ प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का जो विचार लिया गया, प्रस्तावना का जो आइडिया लिया गया वो अमेरिका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज ली गई है वो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रेंच से लिया गया है दोस्तों 3 वर्ड, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तीनों शब्द हैं ये तीनों शब्द लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, ध्यान रखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जस्टिस वर्ड है, जस्टिस, प्रोविजन ऑफ जस्टिस, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन एवोल्यूशन, एंड ये जो तीनों वर्ड आपके सामने आ रहे हैं इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, दीज वर्ड्स हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तीनों फ्रांस से लिए गए हैं। रशिया के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था कि रशिया से लिया गया है न्याय। यूएनओ की अगर हम बात करें तो यूएनओ का जो चार्टर है उस यूएनओ के चार्टर से एक वर्ड लिया गया है, और वो वर्ड क्या है, हम भारत के लोग। ये जो वर्ड उठाया गया है ये उठाया गया है यूएनओ के चार्टर से। तो ये प्रस्तावना पर अलग अलग देशों का प्रभाव, कि प्रस्तावना पर कौन कौन से देश का प्रभाव है और प्रस्तावना को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है, प्रस्तावना के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। देखिए प्रस्तावना को अलग अलग 3-4 नामों से जाना जाता है। जैसे प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय। प्रस्तावना का एक दूसरा अन्य नाम है संविधान की कुंजी या संविधान का दर्पण, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक अन्य नाम है संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक नाम है संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलग अलग 4 नाम। अब यहाँ से आपसे अगर प्रश्नों की मैं बात करूँ तो 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तरीका कि संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की कुंजी क्या है, संविधान का परिचय पत्र क्या है, संविधान की कुंडली क्या है, तो सारों का आंसर एक ही होगा, प्रस्तावना। ये सारी प्रस्तावना के नाम है। दूसरा तरीका, पहला तरीका मैंने कहा कि आपसे पूछ ले संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, आप कहेंगे प्रस्तावना को। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, संविधान की आत्मा किसने कहा, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। अब वो देखिए अगर हम बात करें संविधान की आत्मा को लेकर तो संविधान की आत्मा कहा गया सुभाष कश्यप के द्वारा, सुभाष कश्यप, और इनके साथ एक नाम और आएगा ठाकुरदास भार्गव। सुभाष कश्यप और ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा गया। सुभाष कश्यप का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यानी संविधान की आत्मा कहने वाले, संविधान का हृदय कहने वाले सुभाष कश्यप और ठाकुरदास भार्गव, संविधान की कुंजी कहने वाले, संविधान का दर्पण कहने वाले अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्नेस्ट बार्कर। संविधान का परिचय पत्र कहने वाले दोस्तों नाना पालकीवाला, सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, जिन्होंने, नाना पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। और संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहने वाले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें आप कहते हैं KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा इसे कहा गया पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये आपका संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अलग अलग नाम की प्रस्तावना को किन किन नामों से जाना जाता है। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।